हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक का डिस्कस करेंगे वो क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है और वो है सूर्य ताप या इंसुलेशन। सूर्य ताप या इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन इसको समझेंगे और कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इसके अलावे इस टॉपिक में ये भी समझेंगे कि ऊष्मा बजट क्या होता है, हीट बजट क्या होता है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इंसुलेशन क्या है। तो सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होता है या ऊष्मा का जो बड़ा स्रोत है या मुख्य स्रोत है वह है सूर्य। तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को ही सूर्यताप या इंसुलेशन कहते हैं। पृथ्वी पर जो सूर्य का ताप हम लोग या सूर्य के किरण से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तापमान प्राप्त करते हैं, उसको सूर्यताप या इंसुलेशन कहते हैं। सूर्य के संदर्भ में ये समझते हैं कि सूर्य का जो बाहरी कोर है, उसका पेरिफेरी है, उस पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। इससे और ये फोटोन, चूँकि इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा इससे वहाँ से ऊष्मा निकलती है, तो उस ऊष्मा उसके सूर्य के चारों तरफ जो फोटोन का पेरिफेरी है उसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं। फोटोस्फीयर फोटोन मतलब लाइट भी होता है। लाइट क्या है? एक तरह का तरंग है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। साइंस में हम लोग इसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा हमें प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जो औसत तापमान है, पूरी पृथ्वी का अगर तापमान देखें तो अलग अलग लैटिट्यूड पर ये तापमान वैरी करता है, उसमें अंतर आता है। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे पृथ्वी की सतह का तापमान अगर देखें तो औसत तापमान 10 डिग्री या 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तापमान में अगर औसत तापमान में बढ़ोतरी अगर होता है, जो कि अभी हो रहा है, तो ये हमें कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, यानी वैश्विक तपन हो रहा है, गर्म हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है। उसको भी समझेंगे, वो अलग टॉपिक में ग्लोबल वार्मिंग में समझेंगे कि क्या कारण है, किस तरह से होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा यहाँ जो तरंग है, वेव है, उसके संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं तो समझने में ज़्यादा आसान होगा। जो सूर्य से जो तरंगें आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, विकिरण के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से अभी समझेंगे कि गर्म होने की प्रक्रिया है, उसमें अलग अलग विधि है, उसमें कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, कंडक्शन है। तो विकिरण के माध्यम से हमारे तक पहुंचता है, और विकिरण के लिए, रेडिएशन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी आता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष है, जो जहाँ शून्य है, उससे भी क्रॉस करके हमारे पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाता है। और ये सतह तक पहुँचने के बीच में, इसे हमारे पृथ्वी तक पहुँचने से पहले बीच में एटमॉस्फेयर भी मिलता है, वायुमंडल से भी इसे होकर गुजरना पड़ता है। तो उसमें भी कुछ घटनाएं होती हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पहले समझ लेते हैं कि ये जो तरंग है वो क्या होता है और किस तरह से इसमें ऊष्मा का प्रभाव से अलग अलग तरंगें निकलती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे लाइट वेव है जो हम लोग देख रहे हैं, विजिबल वेव, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जो तरंगें हैं वो अलग अलग होती हैं। तो अगर उसका थोड़ा सा चर्चा कर लें, हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी की तरफ, तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा इस सूर्य तत्व को भी समझने में। तो जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का है वो है, जैसे हमारे
ये में गामा रे है ना, गामा रे, ये हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है गामा रे। उसके बाद एक्सरे, एक्सरे, इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, परावैंगनिक किरणें, है ना, परावैंगनिक किरणें। इसके बाद हमारा आता है विजिबल रे, विजिबल रे, जो एक स्पेक्ट्रम में, मतलब एक रेंज है, उस रेंज में ही हम लोग देख पाते हैं। उसके पहले, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी होगा तब भी नहीं देख पाएंगे, कम होगा तब भी नहीं देख पाते हैं। यानी हमारा जो आँख है एक खास तरह के रेंज के फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर पाता है, देख पाता है, वो विजिबल रेंज है। इसमें 7 कलर होता है, 7 कलर्स, है ना, जो हम लोग जानते हैं। वीडियो, ये बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वीडियो। यानी कि इसका हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी की तरफ चलता है। अब एक चीज़ और यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी और इसके वेवलेंथ में दोनों रेसिप्रोकल संबंध है, मतलब उल्टा व्युत्क्रमानी संबंध होता है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो उसका वेवलेंथ छोटा होगा, और अगर लो फ्रीक्वेंसी होगा तो वेवलेंथ बड़ा होगा। यानी कि अगर वेवलेंथ के हिसाब से देखें तो छोटे वेवलेंथ से बड़े वेवलेंथ की तरफ हम लोग इधर जाते हैं, ये कलर में, इस तरह से विजिबल रे। इसके बाद होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, जैसे रात में बहुत बार हम लोग देखते हैं, नाइट विजन वगैरह में इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है और उससे हम चीज़ें देख पाते हैं, इंफ्रारेड। उसके बाद रेडियो वेव, है ना, रेडियो वेव, ये बड़ा वेवलेंथ, यानी इसका सब वेवलेंथ बड़ा होते जा रहा है, ये ज़्यादा वेवलेंथ का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं और इसको मेजर करते हैं मीटर के अलग अलग रूपों में। इसमें जैसे कि अगर -10 अगर 1 मीटर का -10 अगर रखते हैं 1 मीटर का, तो इसको कहते हैं 10 टू द पावर अगर -10 है ना, तो ये कहला रहा है, ये एंगस्ट्रम में हम लोग इसको नापते हैं, एंगस्ट्रम। या अगर -6 है तो माइक्रोमीटर में, है ना। तो ये जो हमारा विजिबल रेज है, ये 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर के बीच होता है इसका फ्रीक्वेंसी। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ थोड़ा सा बताएं, इसलिए कि ये चर्चा इसको समझने में थोड़ा आसान होगा, इसके लिए किए हैं। तो सूर्य ताप को असल में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि सूर्य ताप क्या है और उससे हमारी पृथ्वी पर जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसमें क्या, कैसे, कहाँ पर कितना ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो पृथ्वी के सतह पर जो तापमान हम प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त कर रहे हैं, तो ये क्या है कि पर यूनिट एरिया में एक कांस्टेंट आता है, जिसको कि हम लोग सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको लैंगले से इसको डिनोट करते हैं। तो ये कितना होता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में प्रति मिनट, 1 मिनट में 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर, मतलब प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, 1 मिनट, है ना, कितना, 2 कैलोरी, 2 कैलोरी, 2 ग्राम, है ना, 2 ग्राम कैलोरी, जिसे हम लोग सोलर कांस्टेंट कहते हैं। यानी ये फिक्स रहता है सोलर कांस्टेंट। और इस तरह से हम लोग ऊष्मा को, यानी ऊष्मा को जो नापते हैं वो कैलोरी में नापते हैं ना। कैलोरी उसका एक यूनिट है जिसमें हम लोग ऊष्मा का, ऊर्जा का माप करते हैं। तो कैलोरी के संदर्भ में समझते हैं। अब ये होता क्या है कि अलग अलग समय या अलग अलग अक्षांशों में ये ऊष्मा अलग अलग मात्रा में प्राप्त होती है, और अलग वर्ष के अलग अलग समय में इसमें अलग अलग मात्रा हमारे पृथ्वी तक मिल पाता है। तो जो
सूर्य से किरणें आ रही हैं उसको हम लोग इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। पृथ्वी पर जो सोलर रेडिएशन आया इसको हम लोग कह रहे हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये आ रहा है इनकमिंग। और जैसा कि बताया कि ज़्यादा अगर उसमें जितना ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, तो इनकमिंग शॉर्ट वेव। और जैसा कि अभी बताया वेवलेंथ उसका छोटा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो वेवलेंथ छोटा होगा, तो शॉर्ट वेव में आता है। शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है। से जब उसमें जब कम हो जाता है तो उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। जैसे कि अभी बताया था कि रेड कलर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो इसमें ऊष्मा कम है ना। या कोई चीज़ अगर जितना ज़्यादा चमकता है, जैसे कि हम लोग कोई एक लोहा लें और उसको आग में रखते हैं, आग में रखने तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो लाल होने लगता है, लाल होता है। वो हो क्या रहा है कि उसमें ऊष्मा उतना ज़्यादा मिल रहा है, उतना उसको एनर्जी ऊर्जा मिल रहा है। गर्म जितना ज़्यादा गर्म होगा वो लाल होकर धीरे 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 ब्राइटनेस बढ़ते चला जाता है, ज़्यादा ब्राइट हो जाता है ना। तो जितना ज़्यादा ब्राइटनेस है इसका मतलब उतना ज़्यादा वो गर्म है, ये भी पता चलता है। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा है और वेवलेंथ उतना छोटा होगा, उसका वेवलेंथ छोटा होगा। तो ये जब ये यहाँ आया तो ये अपना उष्मा को यहाँ क्या किया कि इसमें लूज कर दिया, ये सोख लिया। पृथ्वी ने जब सोख लिया इसे तो ये अपना उष्मा लूज कर दे। तो लूज करने के बाद जब ये बाहर जाता है, पृथ्वी से जब बाहर जा रहा है तो ये बड़े वेवलेंथ में जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव यानी बड़े वेव में ये बाहर जा रहा है। या इसको कह सकते हैं कि बहिर्गमन पार्थिव पृथ्वी से बाहर जा रहा है ना, तो पार्थिव विकिरण होकर वापस जा रहा है। तो जो चीज़ें आ रहा है उसको अवशोषण करने के बाद, गर्म होने के बाद जब ठंडा होता है, जैसे हम लोग देखते हैं घर मकान में भी गर्मी के दिनों में कि दिन के समय में वो गर्म हो रहा है, तो रात में फिर वापस ये ठंडा होने के लिए वापस जाने लगता है, एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। वापस जाता है तो उसमें भी ये अपना जब जा रहा होता है तो उसमें वो क्या करता है, क्योंकि बहुत सारी उसमें शोषण कर लिया है तो उसमें तापमान कम हो गया तो उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। ये प्रक्रिया होती है पृथ्वी के संदर्भ में भी ये चीज़ें होती हैं। और इस तरह से हमारा पृथ्वी में सूर्य का तापमान आ रहा है और सूर्य का तापमान फिर वापस जा रहा है। ये चीज़ें अगर हम लोग अभी आगे के टॉपिक में समझेंगे कि इसका बजट क्या होता है, कि जितना आ रहा है उतना अगर वापस नहीं जाएगा तब धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होने लगेगी, और जितना आया उससे ज़्यादा अगर चला गया तो ठंडा होने लगेगा। तो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग में हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जितना ऊष्मा आ रहा है उसमें उतना ऊष्मा बाहर नहीं जा पाता है, कुछ ऊष्मा अंदर ही रह जाता है। उसका क्या कारण है वो उसको समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग में, कि बाहर क्यों नहीं जा पा रहा है और उसके कारण से पृथ्वी गर्म हो रही है। और उसके लिए हम लोग सब वैज्ञानिक लोग और जो जोग्राफर हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं ये बहुत चिंतित हैं, सरकारें भी चिंतित है कि अगर ऐसा होता है, और उसका दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं, अब उसको प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिल रहा है। तो पृथ्वी की सतह पर जो आने वाला गर्मी है, इस गर्मी को है ना अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग मात्रा में जाता है। वो कैसे जाता है, क्या प्रभाव का है, कौन सा समय में कितना होता है, इसको भी समझेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि अलग अलग समय में, वर्ष के अलग अलग समय में ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विनॉक्स है ना, जिसमें कि रात और दिन बराबर है। 21 जून वर्ष के इस तारीख में रात और दिन बराबर, मतलब पूरे पृथ्वी 12 घंटा का रात और 12 घंटा का दिन होता है।
लेकिन जब समर सॉलिस्टिस है ना, समर सॉलिस्टिस सॉरी इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है, लेकिन समर सॉलिस्टिस 21 जून को जब होता है तो उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और वहाँ पर जो है वो रात और दिन वहाँ बराबर होता है और उससे दूर जाते हैं तो फिर इसमें रात और दिन में अंतर होते जाता है। ठीक उसी तरह से मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 22 दिसंबर को ये चीज़ें होती हैं, वहाँ सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तो ये चीज़ें जब हो रही हैं तो इसके कारण से भी पृथ्वी के अलग अलग अक्षांशों में जो रात और दिन का अंतर होने से जो तापमान हम लोग प्राप्त करते हैं सूर्य से, उसमें अंतर आ जाता है। अलग अलग वर्ष के अलग अलग समय में और अलग अलग अक्षांशों में अंतर पड़ता है। तो पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो इस तापमान को प्राप्त करने में प्रभावित करता है। तो पहला जो सबसे पहला कारण है यह है कि जो किरण आ रहा है ना, सूर्य से जो किरण आ रहा है उसका कितना इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन कैसा है, यानी कि कितना डिग्री या कितना तिरछा है। तो पहला जो है तो सूर्य के किरण का तिरछापन, सूर्य की किरण का तिरछापन, तिरछापन, तिरछापन का मतलब है कि कितना है। अब इसको यहाँ समझते हैं। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के सूर्य है, यहाँ से ये सन है और ये हमारा अर्थ है ना, प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट। यहाँ से जो सूर्य का रोशनी आया ये हमारे पृथ्वी तक पहुंचेगा तो जो सबसे कम दूरी में तय करेगा वहां ज्यादा ऊष्मा पहुंचेगा, और जो ज्यादा दूरी तय करके अगर पहुंचता है तो वहां कम ऊष्मा पहुंचेगा। दूसरा, अगर इंक्लाइनेशन यहाँ जीरो है, जैसे कि ये क्षेत्र में अगर यहाँ पर इस तरह से आया तो ये छोटे एरिया में सीधा सीधे पूरा जो सूर्य का तापमान है वो पहुंच रहा है। लेकिन जब ये तिरछा हो रहा है तो ये तिरछा होने से क्या होगा, ये इसका एरिया बड़ा हो जाता है, बड़ा एरिया में ये फैल जाता है ना, बड़ा एरिया में, क्योंकि ये चपटा है। जैसे ये इसको अगर यह समझे तो इसका इतना बड़ा एरिया ये इसको कवर करना पड़ रहा है और इसको इतना ही एरिया में ये चीजें, तो कम चीजें, जैसे कि अगर पानी को हमने एक कटोरा में गर्म करें और एक बड़ा बर्तन में गर्म करें और उतना ही उष्मा दें तो जो छोटा बर्तन वाला पानी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और जबकि बड़ा बर्तन में पानी है उतना उष्मा उसको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है तो उसे गर्म होने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी ये चीज़ें हो रही हैं कि अगर इसका एंगल कम है, स्ट्रेट पड़ रहा है ना, 90 डिग्री पर पड़ रहा है, सीधा स्ट्रेट पड़ रहा है, तो ये हमारा ज़्यादा एरिया को गर्म करेगा, यानी कम दूरी उसको तय करना पड़ रहा है ना, कम क्षेत्रफल में उसको फैलना पड़ रहा है। जबकि अगर तिरछा होगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, जब तिरछा हो रहा है और जितना ऊपर जाए, यहाँ से जितना ऊपर जाते जा रहे हैं ये तिरछापन, ये एंगल का बढ़ते जा रहा है। तो इसके बढ़ने से क्या हो रहा है कि ये जो इक्वेटर से हम लोग जितना दूर जाते हैं दोनों तरफ, है ना, इक्वेटर से चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाए या साउथ पोल की तरफ जाए, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो बढ़ते जाता है। वो बढ़ता जितना ज़्यादा होगा उससे उतना ज़्यादा एरिया को उसको कवर करना पड़ेगा और उतना कम ऊष्मा प्राप्त करेगा। तो वहाँ क्या होगा, कम ऊष्मा प्राप्त होगा। तो इसीलिए इक्वेटर में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है हमेशा। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है, दूसरा जो है वो है कि ये तिरछापन होने से एक और चीज़ें हो रही हैं कि ये एटमॉस्फेयर से क्रॉस करके इसको जाना पड़ रहा है ना, बीच में एटमॉस्फेयर।
तो इसे कम एटमॉस्फेयर में जब सूर्य का किरण आ रहा है तो बहुत सारा उसमें हमारा गैसेस हैं, धूलकण है, ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ कुछ चीज़ें स्कैटर्ड हो जा रहा है, कुछ अवशोषित हो जा रहा है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना, सोख ले रहा है। गैसेस ऊष्मा का अवशोषण कर लेती हैं। तो जितना ज़्यादा बड़ा एरिया में इसको जाना पड़ रहा है उतना ज़्यादा इसको मोटाई में कम होके जाना पड़ रहा है और इसको कम ही दूरी तय करना पड़ रहा है। तो यहाँ भी ये ऊष्मा, बहुत सारा ऊष्मा इसमें लूज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जबकि इसमें कम ऊष्मा अवशोषित हो पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी के सतह तक पहुँच पाता है। तो ये दो कारण से ये समझ में आता है कि इसके तिरछापन से, एंगल से प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र में कितना ऊष्मा का प्राप्त होगा उस एंगल पर, है ना, उस एंगल पर। इसके बाद तो इसके हिसाब से हम लोग कुछ आंकड़े यहाँ देख लेते हैं कि अलग अलग जो अगर एंगल के हिसाब से देखें, लैटिट्यूड के हिसाब से, अगर मान अक्षांश है ना, द लैटिट्यूड, जैसे 0 डिग्री पर कितना हुआ, या 40 डिग्री पर कितना हुआ, 60 डिग्री पर कितना हुआ, या 90 डिग्री, कुछ उदाहरण के लिए ले रहे हैं। और यहाँ प्राप्त ऊष्मा, रिसीव्ड इंसोलेशन, है ना, प्राप्त ऊष्मा प्रतिशत में जो आ रहा है, अगर मान लेते हैं जो सीधा सीधे आ रहा है इसको 100% माने, तो जीरो अगर ऊष्मा आता है तो इसको 100% अगर यहाँ पहुँच पा रहा है तो इसका 40 डिग्री अक्षांश पर मात्र 79% ही पहुँच पाएगा, और 90 डिग्री पर जाते जाते ये परसेंटेज और कम हो जाता है, यानी 42%। तो इससे हम देख पाते हैं ये क्यों हो रहा है, ये प्रतिशत में कम, क्योंकि दो कारण है। एक तो इसका इंक्लिनेशन कम है, यानी इसको कम एरिया कवर करना पड़ रहा था। दूसरा, इसकी जो मोटाई है एटमॉस्फेयर का, ये भी यहाँ कम है और इसे ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, जिससे कि ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण हो जा रहा है या स्कैटर्ड हो जा रहा है ऊष्मा का। तो इसके कारण से भी ऊष्मा अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तापमान है वो तापमान का प्रभाव पड़ता है इसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से। दूसरा जो कारक है वो है रात और दिन का अवधि, है ना, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, रात और दिन का क्या अवधि है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो रात एवं दिन की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अगर जितना लंबा दिन होगा उतना अधिक ऊष्मा हमें प्राप्त होगा, तो गर्मी अधिक होगा, और दिन जितना छोटा होगा उतना कम ऊष्मा होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गर्मियों में जब दिन बड़ा होता है तो ज़्यादा गर्मी प्राप्त होता है, जबकि ठंडे के दिनों में ये कम हो जाता है, छोटा दिन होता है, तो जिसके कारण से कम हम प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम भी रहा है और साथ में रिवॉल्व कर रहा है सूर्य के चारों तरफ, है ना। सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और सूर्य फिक्स है, तो और ये जो घूमता है वो है इलिप्टिकल पाथ में घूमता है ना, सर्कुलर मोशन में नहीं है, इलिप्टिकल है, अंडाकार में है। तो इसके कारण से क्या होता है कि इसका जो एंगल पड़ने का है ये कम और ज़्यादा होता है, जिसके कारण से रात और दिन में अंतर हो जाता है। इक्वेटर पास ज़्यादातर रात और दिन बराबर रहता है, जबकि इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं समझ, तो वहाँ देखते हैं कि 6 महीना का दिन हो गया समर, यानी जून जुलाई में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर पोल पर जाए तो 6 महीने का रात हो जाता है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे जो अवधि है दिन का, वो अगर उत्तरायण जब हो रहा है
तो उस समय ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है और दक्षिण यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में वो घट रहा है। लेकिन इक्वेटर पर तो ये हमेशा बराबर रहता है ना, बराबर रहता है। इसके कारण से भी हम लोग रात और दिन के अंतर के कारण से भी तापमान में जो प्राप्त करता है पृथ्वी की सतह, उसमें अंतर आ जाता है, उसमें अंतर आता है। तीसरा जो है पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब ये दूरी क्या होता है, कितना दूरी पर है? तो जैसा कि बताया कि अगर ये सन है यहाँ, इसको अगर हम लोग कहें तो, और ये अंडाकार शेप में है, तो एक बार क्या होता है, पृथ्वी जो है अर्थ, ये इससे नजदीक होता है और एक बार दूर हो जाता है ना। इसे हम कहते हैं पेरिहेलियन, यानी जब नजदीक होता है पेरिहेलियन, और जब दूर होता है इसको कहते हैं एपीहेलियन। उपसौर अपसौर है ना, उपसौर अपसौर, यहां सन है। अब ये दूरी जब पेरिहेलियन होता है उस समय इसकी जो दूरी होती है वो 147 मिलियन किलोमीटर, इतना दूरी है। और एपीहेलियन में जब दूर चला जाता है तब इसकी जो दूरी है वो हो जाता है 152 मिलियन किलोमीटर। देखो कितना मिलियन का अंतर हो जाता है, मिलियन किलोमीटर, इतना का अंतर पड़ जाता है। इसके कारण से भी ऊष्मा में प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा देखने में लगता होगा कि बहुत कम का डिफरेंस है, तो तापमान हम इतना गर्मी क्यों पड़ता है गर्मी के दिनों में, है ना, और ठंडे के दिनों में हमें जो है सो क्यों इतना अंतर हो जाता है। इसको समझते हैं एक रेडिएशन या टेम्परेचर का ह्रास का नियम है कि ये प्रभाव पड़ता है, ये इसके डिस्टेंस के, जैसे रेडिएशन का जो है या टेम्परेचर का लॉस है अगर टेम्परेचर का, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/d², यानी जितना दूरी है उसके क्यू टाइम्स में फर्क पड़ जाता है। यानी अगर 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर हुआ, 1 किलोमीटर में जो ऊष्मा प्राप्त होगा तो 2 में कितना होगा, 1/8वां भाग उसको ऊष्मा प्राप्त होगा। जैसे कि इसको हम लोग फील कर सकते हैं कि कोई अगर हीटर है या आग जला के रखें और उसको अपने से दूर ले जाते हैं ना, या खुद दूर होते हैं, तो हम देखते हैं कि उससे जो दूरी हम जा रहे हैं वो किस प्रोपोर्शन में कम और ज़्यादा हो रहा है, इस प्रोपोर्शन में हो रहा है, दूरी के क्यूब टाइम्स में। तो अब इससे अनुमान लगा सकते हैं आप कि जो पृथ्वी का दूरी अगर बढ़ता और घटता है तो उससे कितना फर्क पड़ जाता होगा हमारे ऊष्मा प्राप्त करने में, है ना, ऊष्मा प्राप्त करने में। दूसरा जो है, जो हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर पर जैसे समर और विंटर का जो सीजन चेंज होता है, वो क्या होता है कि हमारा पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इस तरह से झुका हुआ है ना, ये झुका हुआ है। अब ये समझ लीजिए यहाँ पर इस तरह से झुका हुआ है इधर ऐसे, तो ये जब ऐसे आ रहा होगा, एक भाग नजदीक आ रहा होगा, दूसरा भाग इससे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो गया और साउथर्न हेमिस्फीयर नजदीक हो गया। तो समर के टाइम में ये नजदीक हो जाने से क्या होता है कि इसमें हमें काफी गर्मी प्राप्त होता है या ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे हम लोग सीजन को फील करते हैं
या महसूस करते हैं गर्मी और ठंडे का। तो ये तीन कारण, और इसके अलावे एक और है कि सूर्य पर जो सोलर सन स्पॉट हो रहा है ये भी प्रभाव डालता है। चौथा जो है, जो कारक है ऊष्मा का, ये क्या है, इसको सूर्य कलंक कहते हैं या सन स्पॉट। सूर्य कलंक या सन स्पॉट। सन स्पॉट असल में सूर्य में हो क्या रहा है, सूर्य में जो ऊष्मा हम लोग प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो उसके अंदर जो दो तरह का रिएक्शन हो रहा है, फिजन और फ्यूजन, संलयन और विखंडन की प्रक्रिया हो रही है आपकी, उससे हमेशा वो ऊष्मा प्राप्त होते रहता है। और उसके कारण से सूर्य के सतह पर ये सन स्पॉट अलग अलग समय में बढ़ते घटते रहता है। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। जब ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होता है, और कम होता है तो कम ऊष्मा प्राप्त होता है। इससे भी प्रभाव पड़ता है। और ये जो चक्र है ये 11 वर्ष में पूरा होता है, यानी 11 साल में एक बार बढ़ रहा है, फिर घटना शुरू हुआ, फिर बढ़ा, फिर घटा, इस तरह से। और इससे भी हमें ऊष्मा, कितना ऊष्मा प्राप्त हो रहा है, ये प्रभाव पड़ता है ना। इसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव, अब इसको समझते हैं। इसी में हम लोग जो गैस वगैरह एब्जॉर्ब कर रहा था, विकिरण हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, इसको समझ लेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कि कंपोजिशन में क्या होगा, डिफरेंट गैसेस होते हैं और उसमें धूलकण होते हैं, जलवाष्प होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो सूर्य की किरण आ रहा है हमारे पृथ्वी तक, ये हमारे वायुमंडल से होकर आता है, इससे गुजरना पड़ता है उसको। इस गुजरने के क्रम में क्या होता है, ये जो धूलकण है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो कुछ चीज़ों को स्कैटर देता है, बिखराव हो जाता है। या जो हमारा बादल है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या कर देता है कि रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। तो जितना ज़्यादा जैसे उसको रिफ्लेक्शन होगा या स्कैटरिंग होगा, या फिर जो बहुत सारे जो गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ऊष्मा का एब्जॉर्ब करता है। उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है मुख्य था, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा हमारा जलवाष्प है ना, वेपर, वाटर वेपर, जलवाष्प। ये दो ऐसे गैसेस हैं जो ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे गैसेस हैं, उसमें मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्यों ग्रीन हाउस गैस इसका नाम पड़ा, इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस आखिर क्यों नाम पड़ गया। तो ग्रीन हाउस क्या होता है ना, कभी कभी पूछता है लोग कि ग्रीन हाउस गैस क्या ग्रीन होता है? तो ग्रीन नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैसेस उस गैसों को कहते हैं जो ग्रीन हाउस का काम करता है, जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस का काम करता है। जैसे ग्रीन हाउस होता क्या है, ये ठंडे प्रदेशों में जानते हैं कि वनस्पति के लिए एक अनुकूल तापमान होना आवश्यक है। उस तापमान से कम होगा तो वहाँ वनस्पति नहीं हो सकता है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं हो सकते हैं, वहाँ किसी तरह का सब्जी वगैरह नहीं लगाया जा सकता है। तो ठंडे प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में, वहाँ जो गार्डनिंग है के लिए तो क्या करती है कि शीशे का एक घर बनाया, शीशे का, है ना, शीशे का घर बनाया। और इस शीशे के घर में होता क्या है कि ये जो सोलर रेडिएशन है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ये तो इसके अंदर आ जाता है। लेकिन अंदर में जैसे ही ये तापमान कम हुआ तो ये लॉन्ग वेव, अभी बताया थी कि ये ऊष्मा जैसे ही छोड़ेगा उसके बाद उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है, ये लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाता है।
लेकिन लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होने के बाद ये इससे बाहर नहीं निकल पाता है। बाहर नहीं निकल पाता है तो अंदर में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। फंस जाने के कारण से क्या होता है कि अंदर का तापमान को बढ़ा दे। जब अगर उसमें अंदर आया लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, अंदर में गर्मी हो जाएगा, और इस गर्मी के कारण से अंदर में उसको अनुकूल तापमान मिल जाता है पौधे का या साग सब्जी के लिए। तो वहाँ लोग इस तरह से गार्डनिंग करते थे। तो ये जो इस घर का नाम दिया गया है वो दिया गया है ग्रीन हाउस, क्योंकि हरा भरा रहता है, इसमें गार्डनिंग हो रहा था तो ग्रीन हाउस। अब इसी कंसेप्ट का, इसी एनालॉजी को हम लोग लागू कर देते हैं कि जो गैसेस है ये काम जो कर रहा है, जो ऊष्मा को ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, बाहर नहीं जाने देता है, अपने में अवशोषण कर लेता है, उस तरह के गैसेस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है, इसके बाद है अभी बताया वाटर वेपर है ना, जलवाष्प, और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब जो गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। ये करते क्या है, ये कैसे यहाँ रोक रहे हैं? तो अभी हमने बताया कि ये इसमें इतना स्पेस है, ये छोटे वाले चीज़ को अंदर आने दिया। जैसे कि अगर खिड़की है, इसमें अगर दुबला एक छोटा स्पेस है, उससे कोई दुबला पतला आदमी तो घुस जाएगा लेकिन मोटा आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ हो रहा है। ये छोटा जब था, शॉर्ट वेव था, तब तो अंदर घुस गया, लेकिन जैसे ही लॉन्ग वेव हुआ ये बाहर नहीं निकल, उसको जगह इतना नहीं मिल पा रहा है। तो जब बाहर नहीं निकल पा रहा है तो अंदर में फंस जा रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैस भी यही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, अगर इनकी सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर का, नाइट्रस ऑक्साइड का, मीथेन का, तो ये भी जो हमारा उसमें अभी हीट बजट में देखेंगे, हमारा जितना उसमें आ रहा है उतना उसमें जाना चाहिए बाहर। अगर नहीं जाएगा तो हमारा तापमान पृथ्वी का बढ़ने लगेगा। तो ये अगर इसका बढ़ जाता है सांद्रता, तो इसको अंदर तो आने दिया लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाने देगा। बाहर जब जाना चाह रहा था कि नहीं जा पा रहा है, रोक ले रहा है। और चूंकि वाटर वेपर जो है ये प्राकृतिक है और इसमें ह्यूमन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसका हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जितना वर्षा है या जितना मौसम से संबंधित घटनाएं हैं, उसमें वाटर वेपर का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते, हम चर्चा करते हैं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पर, कि अगर ये मात्रा बढ़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है, मानव के हस्तक्षेप के कारण इसकी सांद्रता हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। नहीं तो नेचुरल तरीके से जितना छोड़ रहा था उतना अगर पेड़ पौधे रहते तो उसको सिंक भी करता, उसको सोख भी रहा। लेकिन हम लोग पेड़ पौधे को काट दे रहे हैं, इंडस्ट्री काफ़ी लगा दे रहे हैं, या बहुत सारे आवागमन के साधन बढ़ा दिए हैं, उसमें प्लेन है, बसेस हैं, ट्रैफिक बढ़ गया, उसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ चिंता करते हैं कि अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी नुकसान होगा और आने वाले भविष्य के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके कारण से बहुत सारे दुष्परिणाम है ना। ग्लोबल वार्मिंग में इसको डिटेल में लोग समझेंगे कि वो क्या है और कैसे क्या होता है, लेकिन अब यहाँ समझ रहे हैं सिर्फ ऊष्मा के संदर्भ में। तो ये वायुमंडल का प्रभाव में ये गैसेस जो है वो इसको क्या करते हैं, पहला तो है कि इसको स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग से जो चीज़ें उसमें स्कैटर कर दिया, अब जितना ज़्यादा स्कैटर होगा उतना कम पहुंच पाएगा। स्कैटरिंग या प्रकीर्णन है ना। दूसरा है एब्जॉर्वेशन, अवशोषण, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन, जैसा कि अभी बताया, ये अलग अलग गैस ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। या रिफ्लेक्शन, परावर्तन करना है ना, रिफ्लेक्शन। अभी बताया कि रिफ्लेक्शन से जैसे कि बादल है
ये क्या करता है कि वो ऊष्मा को आने नहीं देता, वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है और वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। अभी हम लोग हीट बजट में देखेंगे कितना परसेंट कौन सा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, उसको समझेंगे। तो ये वायुमंडल का प्रभाव से भी, वायुमंडल के प्रभाव से हमारा ऊष्मा पर या पृथ्वी की ऊष्मा प्रभावित होता है।